नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का ग्रैंड न्यूज में। आज ऑटो एक्सपो के इथेनॉल पवेलियन में मौजूद हैं हम लोग। और जैसा कि आप सब ने सुना होगा कि आज से कुछ महीने पहले सुर्खियों में था प्रधानमंत्री का पंचामृत योजना। आपने सुना होगा कि प्रधानमंत्री ने पंचामृत योजना दुनिया को एक मंत्र के रूप में दिया था कि आज दुनिया जो है वो प्रदूषण एक बहुत बड़ी वजह है, जिसके वजह से आप लोग सुनते होंगे कि कई ग्लेशियर जो है वो पिघल रहा है। अगर ग्लेशियर पिघलेगा, समुद्र का जो वाटर लेवल है, सी लेवल है, अगर वो बढ़ेगा तो उससे भारत की और दुनिया की कई ऐसी शहरें हैं जो डूब भी सकती हैं। तो इतना विकराल समस्या है, जिसके लिए भारत की ओर से प्रधानमंत्री ने पंचामृत योजना को रखा। और प्रधानमंत्री ने इसे ट्वीट भी किया था कि पंचामृत 5 अमृत तत्व रखना चाहता हूँ, पंचामृत की सौगात देना चाहता हूँ। क्या था पंचामृत योजना, आप इस विजुअल के माध्यम से विस्तार से देख रहे होंगे। साथ ही में एक बात और बता दूं आपको, जो अंतर्राष्ट्रीय सोलर अलायंस हुआ है उसका मुख्यालय भी भारत के गुरुग्राम में है। दिल्ली एनसीआर स्थित हरियाणा आप जैसे इंटर करेंगे गुरुग्राम मिलता है, वहां पर इंटरनेशनल सोलर अलायंस का अंतर्राष्ट्रीय स्तर का हेडक्वार्टर भी है। तो पंचामृत पॉलिसी आप देख रहे हैं कि ये 5 पॉलिसीज थे। इसके अलावा गवर्नमेंट ने कब किस ईयर में इथेनॉल से रिलेटेड क्या नियम बनाया गया है उसको दिखाया गया है। सबसे पहले अगर हम 2006 की बात करें तो पायलट प्रोजेक्ट के रूप में 9 राज्यों में इथेनॉल को एज ए फ्यूल इसका जनरेशन किया जाए, इसको प्रोक्योर किया जाए, उस पर जोर दिया गया। 2008 में फिर इसके बाद गवर्नमेंट ने 10% ब्लेंडिंग पैन इंडिया मैंडेट किया। 2009 में, 12 में, 17 में, 18 में। जो आप अगर 2020 में देखें तो 2020 काफ़ी अहम माना जाता है इथेनॉल के हिसाब से, क्योंकि आप इथेनॉल के सरप्लस पे फोकस किया गया, जिसके बाद E20 का टारगेट दिया गया। जब E20 का टारगेट दिया गया, इसी के तहत भारत ने ब्राज़ील के साथ MOU भी साइन किया। ब्राज़ील की बात करें तो मौजूदा समय में इथेनॉल बेस्ड फ्यूल के प्रोडक्शन में ब्राज़ील की बहुत ही अहम भूमिका है। आज आप जो हम ग्लोबल इशू चुनौतियों की बात कर रहे थे तो विजुअल के माध्यम से देख सकते हैं कि अलग अलग आप USA की देखें, आप इंडिया की देखें, चाइना, ऑस्ट्रिया, अफ्रीका, ब्राज़ील, ये सारी समस्या की एक बड़ी वजह जो है वो है कार्बन इमिशन। आप भारत में देखें, आप अक्सर इंडिया गेट की तस्वीर जो देखते हैं, जैसे ही दिवाली आती है आपको दिल्ली में प्रदूषण बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। साथ ही आपको ये भी बताया जाता है कि परिवहन जो ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है उसका मेजर रोल है प्रदूषण में। तीसरी जो सबसे बड़ी समस्या वो ग्लोबल वार्मिंग की है। आप ग्लोबल वार्मिंग की आप कार्बन साइकिल के पूरे प्रोसीजर और प्रोसेस को अगर देखें तो जिससे समझ आता है कि कार्बन उत्सर्जन की वजह से, कार्बन डाइऑक्साइड की वजह से जो पूरा इकोसिस्टम है कैसे डायरेक्टली इफेक्ट होता है, जिसके नकारात्मक प्रभाव के वजह से आपका चाहे वो ग्लेशियर का पिघलना हो, लोगों को श्वास लेने तक में तकलीफ हो जाती है। तो इतनी बड़ी समस्या इसे खड़ी हो रही होती है। दूसरी, इथेनॉल की इकोनॉमी की बात करें तो आप इथेनॉल से देख सकते हैं कि पूरी हमारी एक जो सर्कुलर इकोनॉमी है वो इथेनॉल पे बेस्ड होता है। जैसे कि मान लीजिए गन्ने का उत्पादन हो रहा है, गन्ने के उत्पादन की अगर बात करें तो उसका जो वेस्ट मटेरियल है, इसको छोआ भी बोलते हैं कई जगह, ठीक है। तो उससे भी कैसे आप पैसे कमा सकते हैं, इसका एक तरकीब भी इथेनॉल से आपको मिलता है। आप अगर मक्के की खेती कर रहे हैं तो जो मक्के की डांट होती है जिसको आप वेस्ट समझते हैं, उससे इथेनॉल की प्रोडक्शन हो रही है। यानी कि हमारी जो अर्थव्यवस्था है इसमें भी इथेनॉल का बहुत अहम योगदान है। अर्थव्यवस्था में अगर हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी बनाना चाहते हैं तो अल्टरनेटिव फ्यूल्स में एक फ्यूल बड़ा ऑप्शन है। थोड़ी सी एक झलक आपको हम ब्राज़ील के साथ भी दिखाएंगे कि जो हमने इनके साथ जो MOU साइन किया है, जिसके बाद हम उम्मीद कर रहे हैं कि किस तरीके का बदलाव होगा, किस तरीके का अलग अलग टाइप का जो इथेनॉल आने वाला है मार्केट में, उसकी बात भी करें। जैसे हम लोग जनरेशन की बात करते हैं टेक्नोलॉजी में, फर्स्ट जनरेशन इथेनॉल में शुगर केन, शुगर बीट, कॉर्न, रोटेन पोटैटोज ETC का यूज़ किया गया। सेकंड जनरेशन की बात करें तो इसको और एडवांस किया गया, ठीक है, जिसमें आपको बांस की लकड़ी,
आपको जो हमारी लकड़ी जो सड़ जाती है, ठीक है, उससे जो बायोमास तैयार होता है उसका यूज़ करने लगा। अभी जो है वो थर्ड जनरेशन की बात की जा रही है। ये थर्ड जनरेशन बायोफ्यूल है, जिसमें आप देखेंगे कि थर्ड जनरेशन में और भी उसके एडवांस लेवल पे पहुंचा गया। आगे भविष्य की बात करें तो हम लोगों ने क्या प्लेज लिया है इससे, फ्यूचर की क्या प्लेज है, तो उसके अकॉर्डिंग आप देख सकते हैं कि किस तरीके से आप अगर बात करें कि बायोगैस का अगर यूज़ करते हैं आप इथेनॉल का, तो जो कार्बन फुटप्रिंट है वो कैसे मिनिमाइज हो रहा है। तो नक्शे में एक दिखाया गया, नक्शे के माध्यम से, कि कैसा आकार हो सकता है। ग्लोबल लेवल पे अगर इसकी प्रोडक्शन की बात करें तो सबसे ज़्यादा यूनाइटेड स्टेट्स में इसका प्रोडक्शन है 55%, ठीक है, 55% प्रोडक्शन है इसका। और ब्राज़ील में देखें तो 27%, यानी यूनाइटेड स्टेट के बाद इस इथेनॉल सेक्टर का जो बड़ा प्लेयर है वो है ब्राज़ील। इसमें अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना 3% पे है, इंडिया की बात करें तो इंडिया भी 3% पे है, यूरोपियन यूनियन 5% पे है, अर्जेंटीना 1% पे है, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड 1% पे है। यानी कि आने वाला जो भविष्य है, और हम तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हैं, और इसके अलावा नॉर्थ इंडिया, महाराष्ट्र, सौराष्ट्र में गन्ने की खेती हर जगह होती है। तो इथेनॉल से जो फ्यूल होगा, जिससे कार्बन फुटप्रिंट इमिशन का जो फुटप्रिंट है उसे मिनिमाइज किया जा सकता है, तो एक बेहतर अल्टरनेटिव फ्यूल हो सकता है। पूरे ऑटो एक्सपो 2023 का जो सस्टेनेबल मोबिलिटी का कॉन्सेप्ट है उसे भी अचीव किया जा सकता है। इस तरीके से ऑटो एक्सपो की तमाम जानकारियों से अपडेटेड रहने के लिए अगर आप यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इस तरीके की तमाम रोचक जानकारी और इन्फॉर्मेशन हमारे ग्रीन न्यूज़ के यूट्यूब चैनल पे आपको मिलते रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट बॉक्स के माध्यम से आप बताएं भी कि ये वीडियो कैसा लगा आपको। धन्यवाद।